हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो हिस्ट्री के क्लासेस में आप एनसीईआरटी की सीरीज़ में लेके चल रही हैं, आप सभी को पता होगा, जिसमें हमने देखा है कि एनसीईआरटी में आपको काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि आपको थ्योरी की क्लास में बहुत अच्छे से लेके आने वाली हूँ। तो फाइनली जो है वो अभी स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर हम एक एक टॉपिक, जो भी हिस्ट्री का पूरा टॉपिक है, जैसे कि हम प्राचीन काल देखेंगे, मध्यकाल देखेंगे, आधुनिक काल देखेंगे। आपको हिस्ट्री कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा क्लास 6 से लेकर 12 तक का जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हैं, सब आपको एक एक टॉपिक वाइज मिल जाएगा। तो ये और ज़्यादा सहूलियत आपके लिए होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि एनसीईआरटी के थ्रू आपको फैक्ट्स बहुत कम मिलते हैं। जैसे क्लास 6 हमने कवर किया, बहुत ही कम फैक्ट्स थे उसमें, और चैप्टर अब आपके लंबे होते जाएंगे, तो आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी फिर पढ़ने वाली। तो आज मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। हिस्ट्री का एक एक चैप्टर जो है आपका, जैसे पाषाण कालीन सभ्यता है, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता है, तो इस प्रकार से जो टॉपिक्स हैं आपके हिस्ट्री के, वो मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे कराने वाली हूँ। डिटेल थ्योरी क्लास रहेगी, उसमें आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक जितना भी उस टॉपिक के बारे में बताया गया है, एनसीईआरटी पूरा आपका निचोड़ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। पूरा एनसीईआरटी एक जगह पे आपको मिल रहा है, और इसको आप कंप्लीट देखिएगा, एक एक टॉपिक आपका क्लियर होगा। और ये अब आपका कंटिन्यू चलने वाला है, ठीक है। पूरा हिस्ट्री मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि पूरा हिस्ट्री का जो आपका क्लास रहेगा, ये आपको थ्योरी क्लास मिलने वाला है, और ये थ्योरी आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। पूरा डिटेल क्लास करवा रही हूँ, और एक भी पॉइंट जो है इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। जो भी पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल हैं एनसीईआरटी में या उससे बाहर भी, तो बहुत ही डिटेल में ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि पीसीएस लेवल तक की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं इस हिस्ट्री के माध्यम से। तो बहुत अच्छे फैक्ट्स दिए गए हैं इसमें, और ये आपको आप कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ताकि आपका पूरा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो सके। आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, और पूरा ये थ्योरी क्लास आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे। बस आपको फॉलो करना है, मेहनत करनी है, आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं आने देगी, और ये आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश मेरी रहती है हमेशा से। और देखिए, ज्योग्राफी तो चल ही रहा है, ज्योग्राफी में आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे कंटेंट दिए गए हैं, जहाँ से आपको पढ़ के लग रहा होगा कि हाँ, आप वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन हिस्ट्री में बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज लाना ज़्यादा बेहतर समझा, ताकि आप एक एक चैप्टर को अच्छे से समझ जाएं। इसके अंदर जितनी भी बातें दी गई हैं, उसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाषाण कालीन सभ्यता में आज हम पूरा पाषाण सभ्यता को देखने वाले हैं। एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगी। अभी इसमें मध्य पाषाण और पूरा पाषाण, ठीक है, ये सारा कुछ आपको प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो छोटी छोटी बातें हैं इसमें, ये आपको पूरा दिखाया जाएगा, इसके बाद इसको डिटेल में भी चर्चा करेंगे। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैम आपके क्लासेस पता नहीं चलती हैं। तो देखिए, आपको बेल आइकन ज़रूर दबा लेना चाहिए, तभी आपको उसके नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग जुड़ गए हैं, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। और जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में भी आपको इतने ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, तो बस शेयर आप करते जाइएगा, ताकि मेरी भी मेहनत थोड़ी सी सफल हो, मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है, मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही निर्भर करता है, आपके परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है कि ये चीज़, ये जो सीरीज़ में लेके आई हूँ, पूरा एक एक चैप्टर को कंप्लीट कराना है। तो ये क्यों और किस तरह से कैसे कंप्लीट होगा, ये आप पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि आपको सीरियस होना होगा, तभी मैं लेके आऊँगी, अदरवाइज़ मुझे इससे कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, सबसे पहले तो यही समझिए। प्रागैतिहासिक काल जो होता है, वो उस काल को कहते हैं जहाँ पे कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। बहुत ही अच्छे से एकदम कम समय में आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि एकदम सीमित संसाधन में आप अच्छे से समझ जाएं। अब देखिए, कहीं भी कुछ लिखा नहीं। अब जैसे प्रागैतिहासिक काल में लोग इतने सक्षम नहीं थे, उतने शिक्षित नहीं थे, लोग तो जीना ही शुरू कर रहे थे, इंसान बनने की कोशिश ही कर रहे थे प्रागैतिहासिक काल में। तो वहाँ पे लोगों का कैसे लिखित साक्ष्य मिल सकता है? वो तो जब लिपि आई, जब पढ़ना लिखना कुछ शुरू हुआ, तो उस प्रकार से चीज़ें आगे आपको
देखने को मिली। तो जहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, सबसे पहले तो यही पॉइंट आपको याद रखना है, प्रागैतिहासिक काल में होगा। जैसे कि पाषाण कालीन सभ्यता, पाषाण कालीन सभ्यता जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों काल से मिलकर के पाषाण कालीन सभ्यता आपका बनता है। क्लियर है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। पाषाण कालीन सभ्यता, पूरा हिस्ट्री आप नोट्स बना सकते हैं यहाँ से कंप्लीट, ठीक है, कुछ भी आपको छूटेगा नहीं इससे बाहर, इतना मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पे पाषाण कालीन सभ्यता के अंदर क्या क्या आता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों का जो जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स है, ज़्यादातर तो क्वेश्चन आपके वहीं से पूछे जाते हैं, वो मैं आपको आज ही बता दूंगी। इसके बाद हम डिटेल में भी इसकी चर्चा करेंगे, मध्य पाषाण काल में क्या है, नव पाषाण काल में और भी क्या डिटेल में बातें कही गई हैं। इसके बाद देखिए आदि ऐतिहासिक काल, जिस काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, कुछ ऐसे जिनके अंदर लिपि के साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ने योग्य सक्षमता हमारे अंदर नहीं है, उसको हम पढ़ नहीं पा रहे, दुर्बोध यानी कि हमें वो ज्ञान ही नहीं मिल पाया कि हम उस लिपि को पढ़ पाएँ। तो इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं जो आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर आते हैं। जो पॉइंट मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर क्या आ जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता, ठीक है। और प्राग ऐतिहासिक काल में क्या आ जाएगा, पाषाण कालीन सभ्यता, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल जिस काल में लिखित विवरण मिलते हैं, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसमें लिखित विवरण मिलते हैं, जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का काल, जैसे कि वैदिक काल, जहाँ पे आपको वैदिक ग्रंथ कितने सारे मिलते हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म का जन्म हुआ उस समय में, तो ये ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। अब ये छोटे से पॉइंट में आपको इतनी बातें क्लियर रखनी है कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, जिसमें कोई साक्ष्य नहीं है, सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत आसानी से इसको आप समझ भी जाएंगे। पूरा पाषाण काल इसके अंदर आता है, मध्य पाषाण काल इसके अंदर आता है और नव पाषाण काल इसके अंदर आता है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में। दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं पर उसे पढ़ने की सक्षमता नहीं है या उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो ऐसे सभ्यता में कौन आता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आता है, याद रखेंगे, नोट करिए, ठीक है। ऐतिहासिक काल जिस काल से लिखित विवरण मिलते हैं, तो उसके अंदर क्या आता है आपका, वैदिक काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि वैदिक काल किस काल से संबंधित है, तो ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ऐसे आपके कुछ कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो वहाँ पे आपको याद रखना है ऐतिहासिक काल के अंदर ये आपका हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं। तो पृथ्वी की रचना पूछी जाती है आपके एग्जाम में, पृथ्वी की रचना तो यहाँ पे 4600 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है, जीवन की उत्पत्ति 3500 मिलियन पूर्व माना जाता है, मेसोजोइक युग यानी कि डायनासोर का स्वर्ण युग कब का माना गया है, तो 200 मिलियन वर्ष पूर्व, स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति 65 मिलियन वर्ष पूर्व होती है और पृथ्वी पर प्रथम मानव जो है 30 करोड़ वर्ष पूर्व आया। इस प्रकार से कुछ अनुमानित जो डेटा है वो दिया गया है, तो ये आप इसको नोट कर लेंगे। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज का कार्य सर्वप्रथम 1863 ईस्वी से आरंभ हुआ। ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। पाषाण कालीन सभ्यता के अंदर ही आपका तीनों आ जाता है, ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और आपका आधुनिक पाषाण, ठीक है, तो ये तीनों आ जाता है। तो ये तीनों आप नोट कर लीजिए कि पाषाण कालीन सभ्यता का खोज कब शुरू हुआ, 1863 ईस्वी में। सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है उसके विद्वान है रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद कीजिए इसको। सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम यानी मद्रास से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण यानी कि पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की है, हाथों द्वारा बनाया गया। और ब्रिटिश भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण भी किया था, जिन्हें भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। मतलब इतिहास पूर्व यानी प्रागैतिहासिक का अध्ययन का संस्थापक किसे माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। इतनी बातें
क्लियर है, आपको समझ में आई। अब देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनती हैं, उसको देख लेते हैं। पुरापाषाण काल से आपका क्या आता है समझ में। पुरापाषाण काल यानी कि प्राचीन पत्थर का काल। पुरापाषाण मतलब प्राचीन पत्थर, सबसे पुराना पत्थर। इसका अन्य नाम क्या है, शिकार व खाद्य संग्रह युग। ये आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है, आप इसको ध्यान रखें। शिकार व खाद्य संग्रह युग कहते हैं इसको। प्रथम खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये सारा आप नोट करेंगे। प्रथम ज्ञात मानव होमोनिडस। होमोनिडस जो है प्रथम ज्ञात मानव यहाँ पे माना गया है इन्हें। दक्षिण व पूर्वी अफ्रीका में इनकी जो है यहाँ पे बात कही गई है। आवास क्या होता था उस समय पे, तो उस समय पे आवास होता था वृक्षों पर, ठीक है। और ऑस्ट्रेपैथोपैथिकस इसे कहते हैं। हिम नदी युग का प्रारंभ नियंत्रस्थल मानव कहा जाता है। मानव कंकाल दफनाने की प्रक्रिया इसमें शुरू हुई थी पुरापाषाण काल में ही, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मानव कंकाल ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ था, आपको याद होगा, क्लास 6 में भी हमने पढ़ा था। तो पूरा 6 से लेकर 12 तक कंसाइज कर रही हूँ एक साथ आपको, और ये बहुत ही बेस्ट है आपके लिए तरीका पढ़ाई का। और जो कंटेंट मैं आपको देना चाहती हूँ मैं आपको दे रही हूँ, बस आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी है और इसको अच्छे से नोट करना है। इसके नोट्स बना लीजिए। भाषा की उत्पत्ति, हस्त कुंठार का निर्माण, आग की खोज, पुरापाषाण बहुत इंपॉर्टेंट है। आवास गुफा हुआ करता था, हिम नदी युग का अंत। इस प्रकार से ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो पुरापाषाण काल से संबंधित थे। पुरापाषाण अभी हम और अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसाइज किया गया है इसको, ताकि एक जगह पे आप इसको कुछ याद करने वाली चीज़ें जो हैं, जैसे मध्यपाषाण काल को क्या कहते हैं, शिकार व पशुपालन युग। पशुपालन इंपॉर्टेंट है, पशुपालन यहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए आपने क्लास 6 में अगर मेरे साथ यहाँ पे पढ़ाई की है एनसीईआरटी की, तो आपने देखा होगा कि कैसे सबसे पहले आग की खोज होती है, फिर पशुपालन युग में हम पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पे चीज़ें आपको याद रखना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आपको एक जगह पे अगर कोई चीज़ मिल जाएगी अच्छे से, तो आप बहुत आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, उसको रिविज़न कर सकते हैं। और मुझे ऐसा खुद में भी फील हुआ कि एनसीईआरटी पढ़ा के आपको जो है सिर्फ अलग अलग क्लास में फिर अलग चैप्टर अलग चीज़ें, फिर अलग चैप्टर अलग चीज़ें, तो क्या हो रहा है उसमें आपको नोट्स बनाने में भी तकलीफ़ हो रही होगी। मगर यहाँ पे आपको पूरा एक एक चैप्टर का नोट्स एक जगह पे मिल रहा है, और ये सबसे बेस्ट तरीका है आपके पढ़ाई का। प्रथम खोजकर्ता कौन है, जॉन इवॉन्स, ठीक है। तो जॉन इवॉन्स जो है वो प्रथम खोज करता है मध्यपाषाण काल का, ठीक है। ये बातें याद रखिए कि पुरापाषाण काल में कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट, और मध्यपाषाण काल में खोजकर्ता कौन है, जॉन इवॉन्स, ठीक है। अब हम चलिए नवपाषाण काल देखते हैं। नवपाषाण काल में क्या है आपका, तो नवीन पत्थर का काल भी इसे कहते हैं, ठीक है। पुराने पत्थर का काल पुरापाषाण को कहते थे, नवपाषाण काल कहते हैं नवीन पत्थर का काल, ठीक है। इसका एक अन्य और क्या नाम है, तो अन्न उत्पादक काल। मतलब ये तीन बातें आपको समझ में आ गई होगी। पुरापाषाण काल में क्या हुआ, सबसे पहले आग की खोज हुई। फिर मध्यपाषाण काल में क्या हुआ, पशु का पालन किया जाने लगा। इसके बाद अन्न उत्पादन यानी कृषि की तरफ बढ़ते जा रहे हैं अब धीरे धीरे। तो ये चीज़ें आपको समझ में अब आ रही होगी कि कृषि आपका किसके अंदर आया, नवपाषाण काल के अंदर, और पशुपालन किसके अंदर आएगा, आपका मध्यपाषाण काल के अंदर। और आग वाली चीज़ें जो हैं वो आपका शिकार वगैरह ये सब किसके अंदर था, पुरापाषाण के अंदर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम खोजकर्ता कौन है नवपाषाण काल के, तो डॉक्टर प्राइम रोज, ठीक है। डॉक्टर प्राइम रोज जो हैं ये नवपाषाण काल के खोजकर्ता हो जाएंगे। प्रथम पालतू पशु कौन है, कुत्ता। पहिए व कृषि का आविष्कार यहाँ पे होता है आपका नवपाषाण काल में। प्रथम फसल कौन सी उगाई गई थी, ये क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो किसी एक एग्जाम का मैं नाम नहीं लूँगी, सारे ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। जौ याद रखिएगा, गेहूं और जौ में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सबसे प्रथम फसल जो थी वो जौ थी, याद रखेंगे। पहिए व कृषि का आविष्कार जो होता है वो नवपाषाण काल में होता है। प्रथम पालतू कुत्ता कई बार पूछा गया है। प्रथम पालतू पशु कौन है, तो कुत्ता हो जाएगा। वस्त्र निर्माण की कला विकसित हुई नवपाषाण काल में। आवास जो है कच्चे और पक्के मकान बनाए जाने लगे। मानव कंकाल दफनाने की प्रक्रिया भी इसमें हुई, और धातु युग का आरंभ हुआ। धातु युग का आरंभ होता है तो ताम्रपाषाण काल यानी तांबा और पत्थर का काल आगे आता है, तो उसी को हम कहते हैं ताम्रपाषाण काल, ठीक है।
तो मानव द्वारा पहली धातु कौन सी जो है प्रयुक्त होती है? तांबा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बना है। सिंधु घाटी सभ्यता भी आपका ताम्र पाषाण युग के अंदर आता है, जिसमें कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे हम कहते हैं, और वैदिक सभ्यता को लौह युग का आरंभ भी माना जाता है। तो ये सभी चीज़ें अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है आपको यहीं पे छोड़ दिया है मैंने। अब हम देखेंगे अभी पूरा पाषाण काल, जो कि लगभग 25 लाख ईसा पूर्व का समय है, इसको हम देखने वाले हैं। आज का हमारा पूरा चैप्टर पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत रहेगा। कल हम नव मध्य पाषाण काल देखेंगे और उसके बाद नव पाषाण काल देखेंगे। तो अब तक आपके अंदर एक समझ विकसित हो गई होगी कि पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है और नव पाषाण काल क्या है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल शिकार व खाद्य संग्रह युग भी इसे हम कहते हैं। शिकार व खाद्य संग्रह का युग रहा है ये, और आरंभिक काल में मानव पत्थर का प्रयोग करता था, इसीलिए पुरातत्वविदों ने इसे पूरा पाषाण काल नाम दिया है। और यह शब्द प्राचीन और पाषाण पत्थर से मिलकर के बना है। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन काल की परतों से प्राप्त पत्थर के उपकरणों से मिलता है, जिसका काल यहाँ पे आपका 25 लाख ईसा पूर्व बताया जा रहा है। ठीक है, आदिम मानव को धातुओं का कोई ज्ञान नहीं था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। पूरा पाषाण काल में धातुओं का कोई ज्ञान नहीं था। उसके पास निश्चित घरों का अभाव था। लोग कहाँ रहते थे? पेड़ पे। अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ, ताकि आपको पढ़ते वक्त ये समझ में आए कि आप आखिर पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, हालांकि जानवरों का भय बराबर बना रहता था। खेती करना, आग जलाना, बर्तन बनाने की कला का कोई ज्ञान इन्हें नहीं था। आपको अच्छे से पता है कि खेती करना कब शुरू हुआ? आपका नव पाषाण काल में, है ना। आग जलाना, आपका बर्तन बनाने की कला, ये सब इन्हें नहीं पता था। वे शिकार द्वारा जानवरों का मांस और ऐसे फलों और सब्जियों, कंद मूलों का खाद्य संग्रह किया करते थे और अपने जीवन को व्यतीत करते थे। ठीक है, तो पूरा पाषाण युग में मानवीय और जलवायु परिवर्तन का जो के आधार पे कुछ 3 वर्गों में से बांटा गया है। ठीक है, पूरा पाषाण युग को मानवीय और जलवायु परिवर्तनों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्चतर या उच्च पूरा पाषाण युग। तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में आपका, मैंने कहा पीसीएस लेवल की तैयारी आप कर सकते हैं, बहुत डिटेल में आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका कुछ समय है, इसको आप नोट कर लीजिए। हालांकि यहाँ से आपका इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, खास करके मैं बीपीएससी की अगर बात करूँ तो। उपकरणों की भिन्नता के आधार पे अब देखिए, पूर्व पूरा पाषाण काल जो है वो क्रोड उपकरण यानी हस्त, कुंठार, खड़ग और विदारिणी जैसी जो है उपकरण होते थे। और मध्य पूरा पाषाण में फलक उपकरण होते थे। उच्च पूरा पाषाण काल में तक्षनी और खुरचनी उपकरण बनाया गया। मतलब यहाँ पे क्या था कि किस प्रकार से किस किस उपकरण में क्या क्या भिन्नता आई इस काल में, वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, फलकों की अधिकता का कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मध्य पूरा पाषाण काल को क्या कहते हैं? फलक संस्कृति भी कहते हैं। हिमनद युग का आरंभ 10 लाख वर्ष ईसा पूर्व हुआ है। प्रथम हिम नदी युग जो है वो जावा मानव से 5 लाख ईसा वर्ष, ये आपको नोट कर लीजिए। वैसे इतना डिटेल आपसे नहीं पूछेगा, पर आपको पता होना चाहिए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, ताकि आपको ये तसल्ली हो अंदर से कि आपको इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। आपको जितनी चीज़ें कराई जा रही हैं वो मोर देन इनफ है, और इससे बाहर कुछ नहीं आना। ठीक है, अब यहाँ देखिए, निम्न पूरा पाषाण युग या पूर्व पाषाण काल, ये क्या है आपका? तो अधिकांश हिम युग आरंभिक पूरा पाषाण युग में ही व्यतीत हुआ माना गया, और प्राचीन पूरा पाषाण युग में लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका से शुरू हुआ, लेकिन भारत में यह 6 लाख वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? तो कुल्हाड़ी या हस्त, कुंठार, विदारनी, गंडासा यानी कि खड़क, ये सब का उपयोग किया गया है। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा या नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संपत्ति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। रेमंड डॉट ने 1924 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के वेंचुआना लैंड की टांग घाटी से एस्ट्रेलोपैथिकस अफ्रीकियंस
अर्थात दक्षिण अफ्रीकी कपी मानव की खोज की है। इसका काल क्या बताया गया है, तो 10 लाख ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। रेमंड डॉड के बारे में ये बातें बताई गई हैं, जो टांग घाटी से इसने अफ्रीकी कपी मानव की खोज की है, और ये कब हुआ है, 1924 ईस्वी में। अब आगे देखिए, एशिया में जावा द्वीप इंडोनेशिया से 1891 ईस्वी में डॉक्टर यूजीन डुवाब ने 9 लाख ईसा पूर्व के जावा कपी मानव की खोज की एवं इसे पिठी कैथरोपरस इरेक्टस नाम दिया है। बहुत ही अजीब नाम है, और ये आपको नहीं पूछने वाला, पहले ही बता दे रही हूँ। इसी क्रम में 1927 ईस्वी में चीन कानो 3 से बोहलिन ने पिकिंग मानव के 10 लाख ईसा पूर्व जीवाश्म प्राप्त किए हैं। मतलब यहाँ पे बेसिकली यही बताया जा रहा है कि कौन कौन से जो पुरातत्वविद हैं जिन्होंने खोज किया और जिन्होंने यहाँ पे इनके जीवाश्म को पाया है, ठीक है। और निम्न पुरापाषाण काल जो रहा उसमें मानव का 4 पैरों से उठकर 2 पैरों पर खड़ा होना महत्वपूर्ण रहा है। निम्न पुरापाषाण काल में आप देखेंगे जैसे कि कहा जाता है कि बंदर ही पूर्वज हुआ करते थे, ऐसे करके कुछ आपने शुरू से ही पढ़ा होगा। तो 4 पैर से उठ करके 2 पैरों पर खड़ा होना बहुत ही महत्वपूर्ण निम्न पुरापाषाण काल में ही ये संभव हुआ, जिसने मानव ने स्वयं को अन्य जीवों की श्रेणी से पृथक कर लिया। मतलब जानवरों से खुद को अलग माना। अब वह पेड़ों से उतरकर धरती पर चलने लगा था। पहले तो वो पेड़ों पे ही रहते थे और बिल्कुल जैसे कि पशु होते हैं वैसा ही व्यवहार करते थे। धीरे धीरे जो है उनके अंदर ये एक समझ विकसित हुई कि मानव मतलब हम जो हैं वो अलग हैं, जो पशु हैं वो अलग हैं, तो अपने आप को उससे अलग कर लिया। 4 पैरों वाला मानव रामापिथिकस था, जबकि 2 पैरों पर खड़ा होने वाला जो है वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस कहलाया, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपैथिकस को मानव विकास में महत्वपूर्ण घटना माना गया है। ये क्वेश्चन आपका जो है आई थिंक ARO में क्वेश्चन बना है ये वाला, तो ये आपको क्वेश्चन बनता है और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 4 पैरों वाला मानव को क्या कहते थे, रामापिथिकस कहा जाता था, और जो 2 पैरों पे खड़ा होने लगे उन्हें हम एस्ट्रोपैथिकस कहते हैं, और यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, चूंकि मानव अब पेड़ों से उतरकर जमीन पर चढ़ने लगा, संभवतः ऐसे में उनका सामना जंगली जानवरों से भी होने लगा। फलतः वह पत्थरों का उपयोग करने लगे, मतलब जानवरों को भगाने के लिए, और पत्थरों के हथियार के आधार पर पूरा पाषाण कालीन संस्कृति विकसित हुई। तो ये उनकी कुछ संस्कृति है जो विकसित हुई। पूर्व चैलियन संस्कृति, अब्बा वैली एस्यूली संस्कृति और सोहन संस्कृति। तो ये जो है एक संस्कृति विकसित हुई। अब मानव क्या करने लगा, तो मानव हाथ से इस्तेमाल करने वाले औजार यानी कि कुल्हाड़ी, गड़ास, चाकू का उपयोग करने लग गया था। भारत में प्राप्त हुई प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ प्रायः पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका से प्राप्त कुल्हाड़ियों जैसा ही है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्रूस फुट, इन्हीं का नाम हम बात कर रहे हैं, जो पुरापाषाण युग का इन्होंने खोज किया था। और ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे ये। और 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम, ये आपको डेट याद रखना है, ये नाम याद रखना है और ये जगह याद रखना है, ठीक है, नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया, ठीक है। पत्थर के औजारों का इस्तेमाल मुख्यतः काटने, खुदाई करने, चमड़ा निकालने के लिए किया जाने, शिकार जो करते थे तो उसका चमड़ा निकालने के लिए उस उपकरण का प्रयोग करते थे, औजार का प्रयोग करते थे। प्राचीन पुरापाषाण स्थल पंजाब के सोहन या सोन नदी की घाटी में पाए गए हैं, जो पाकिस्तान में है। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में एक महत्वपूर्ण अनुसंधान किया था, रिसर्च किया था। पहली बार सोहन क्षेत्र से संबंधित साक्ष्य मिलने के कारण इसे सोहन संस्कृति की संज्ञा दी गई थी। उत्तर प्रदेश में बेलन और राजस्थान के दिदवाना में रेगिस्तानी क्षेत्र में लोअर पुरापाषाण काल के औजार पाए गए हैं। बेलन घाटी में देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका बना है दिदवाना वाला, तो ये आप याद रखिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा एक महत्वपूर्ण स्थल है, और भोपाल के पास भीमबेटका की जो गुफाएं हैं और चट्टानी आश्रय भी लोअर पुरापाषाण युग की विशेषताएं
दर्शाते हैं। अनेक स्थल कश्मीर और थार मरुस्थल में भी जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए पूरा पाषाण युग या सल्क संस्कृति क्या है आपका। 1 लाख से 1000 40,000 ईसा पूर्व का ये समय माना जाता है मध्य पूरा पाषाण युग। तो जो तीन भागों में जो बांटा गया था उसी को हम देख रहे हैं पूरा पाषाण युग को। अभी हमारा पूरा पाषाण युग ही चल रहा है, जिसके अंदर हमने पूर्व पूरा पाषाण युग को देख लिया। अब है ये मध्य पूरा पाषाण युग। ठीक, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो सल्क संस्कृति भी इसको कहते हैं। और मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का प्रमुख प्रतिनिधि जो है वो नियंत्रस्थल मानव ने किया। सब मानव का अलग अलग नाम यहाँ पे दिखाया गया है। तो पूर्व पूरा पाषाण काल में अलग नाम था, और अब इसका प्रतिनिधि कौन कर रहा था, तो ये नियंडरसल स्थल मानव था। एवं इस संस्कृति को मॉन्टेरियन संस्कृति कहा जाता है। मॉन्टेरियन संस्कृति के साक्ष्य पश्चिमी जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हंगरी, इटली और पश्चिमी एशिया से मिला है। नियंडरस्थल मानव ने अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, और संभवतः जो ये मानव है इन्होंने ही सर्वप्रथम आग का प्रयोग किया। तो ये आपको पहले ही बताया मैंने कि पूरा पाषाण काल के अंदर ही आपका जो है क्या आ जाता है, आग का प्रयोग आता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका पूछा जाता है। और मध्य पाषाण काल में क्या आएगा आपका, तो पशुपालन आ जाएगा। और नव पाषाण काल में क्या आ जाएगा, कृषि, खेती वगैरह। ठीक है, बार बार बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। शिकार एवं खाद्य संग्रह अभी भी आजीविका का प्रमुख साधन था इस समय पे, और अग्नि के आविष्कार के बाद अब वे उन्हें भून कर खाने लगे। तो इस प्रकार के जो मानव हैं, इसका बार बार नाम नहीं लूँगी, बहुत ही खतरनाक नाम है ना। तो इस इतिहास का यह सर्वप्रथम मानव था जिन्होंने मृतकों को दफनाना आरंभ किया। मतलब मृतकों को दफनाने का जो प्रथा है वो पूरा पाषाण काल से ही चल रहा है। याद रखिए, हम अभी पूरा पाषाण काल ही पढ़ रहे हैं, तो इसी के अंदर जो डिवाइड किया गया उसको हम यहाँ पे डिटेल में देख रहे हैं। और नियंडरस्थल मानव जो है इसको इतिहास का प्रथम दार्शनिक मानव भी कहा जाता है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इस युग के पत्थरों से निर्मित विभिन्न प्रकार के फलक, वेदनी, छेदनी, पत्ती, बर्छी, बर्मा और खुचरन का प्रयोग होता था। ये सारे उपकरण बनाए गए, ये सब औजार बनाए गए थे, ये सभी पत्थर के बने होते थे जो संपूर्ण भारत में पाए गए हैं। इस युग का कलाकृतियाँ जो है वो नर्मदा नदी के किनारे किनारे अनेक स्थानों पर तथा तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती स्थानों पर भी पाया गया है। पूर्व पाषाण काल ज़्यादा है थोड़ा, क्योंकि उसके बाद आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपने सुनी भी नहीं होंगी। तो इसके बाद वाला चीज़ जो है आपने काफ़ी पढ़ा है, सुना है, तो उसको और अच्छे से पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी अभी अनजान चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन इसको भी जानना ज़रूरी है ताकि आपको कहीं से कुछ भी पूछे तो आप उसको बताने में सक्षम हो। विंध्य की तलहटी में स्थित बेलान घाटी उत्तर प्रदेश में है, और पत्थर के औजार और ढोर डंगर हिरण सहित पशु जीवाश्मों के मामले में भी काफ़ी समृद्ध है। तो पूर्व और मध्य पाषाण युग दोनों ही इससे संबंधित रहे हैं। ठीक है, तो ये पूर्व और मध्य दोनों के अंदर इसके अंदर आपका देखने को मिला, जो औजार वगैरह मिला है वो बात की जा रही है। अब देखिए उच्च पुरा पाषाण युग यानी कि सल्क फलक संस्कृति भी इसको कहते हैं। ये आपका 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व में रहा। इस समय पे क्या हुआ, ये भी पूरा पाषाण का अब अंतिम समय चल रहा है। इस युग में आर्द्रता कम हो गई थी और जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होले जाने से हिम युग की अंतिम अवस्था आरंभ हो चुकी थी। इसी युग में आधुनिक प्रारूप के मानव जो थे होमोसेपियंस जो थे, इनका उदय माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसी युग में आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियन का उदय माना जाता है। तो होमोसेपियन ही आप विशेष रूप से पढ़ते होंगे। तो ये आपका किसके अंदर आया, उच्च पुरा पाषाण युग के अंदर आया आपका ये। और ये नियंडरस्थल मानव जो है ये आपका किस में था, मध्य में था। ठीक है, मानव जाति बिल्कुल समाप्त हो गई, ये वाली मानव जाति समाप्त हो गई और उसका स्थान अन्य मानव जातियों द्वारा ले लिया गया। जैसे ये कुछ मानव हैं, यहाँ पे नाम आप देख सकते हैं, क्रोमैग्नन, ग्रीमाल्दी, कोपेल मानव और चांसलेड मानव। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मानव हैं जिन्होंने इसका स्थान ले लिया। पूरा उत्तर पुरा पाषाण कालीन उक्त मानवों ने
ऑरिगनिएशन संस्कृति मैग्नेडियन संस्कृति को जन्म दिया। मैग्नेडियन संस्कृति महत्वपूर्ण है कला के क्षेत्र में। यह संस्कृति अल्टामीरा में प्राप्त चित्रों का युग है और जिन्हें क्रो मैग्नन द्वारा मानव द्वारा बनाया गया है। इस काल को रेंडियर नामक काल के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा बताते जाऊँगी। तो ये सब आपका बहुत डिटेल है, इसको ये नहीं पूछा जाएगा। जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती जाऊँगी। इस काल में मानव ने पत्थरों से बने हथियारों, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। तो इस काल में मानव ने पत्थरों से बने हथियारों के साथ साथ हाथी दांत, सींग, अस्थियों का प्रयोग आरंभ कर दिया। साथ ही वह मिट्टी की मूर्तियों को भी बनाने लग गए थे। इस युग के प्रस्तर फलक और कुल्हाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, पूर्व बिहार यानी कि वर्तमान में जो अभी झारखंड है, इस तरह पठारी भाग में ये सभी पाए जाते हैं। और मानवों द्वारा गुफाएं, चट्टानी आश्रय का इस्तेमाल अपर पुरापाषाण युग में भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका में खोजा गया है। गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर एक उच्च पुरापाषाणीय भंडार भी मिला है जिसमें सल्क फलक, तक्षणियाँ और खुरचनियाँ सम्मिलित हैं। ये सभी क्या है? तो ये सभी आपके उपकरण हैं जो बनाए गए हैं उनके द्वारा। अपर पुरापाषाण काल में संग्रहित पपड़ियों, पत्तियों, खंतियों और खुरचनों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा देखा गया। गुजरात के रेत के टीलों के ऊपरी भाग में ये सभी चीज़ें पाई गई हैं। खुले आसमान के नीचे रहना संभव हो गया। अब मानव गुफाओं के साथ साथ झोपड़ियाँ भी बनाने लगे थे और मानव पशुओं की खाल को सिलकर वस्तुओं का भी रूप प्रदान करने लग गए थे। तो देखिए इस प्रकार के कुछ औजार और हथियार बनाए जाते थे जो आप बुक्स में भी आपने देखा होगा। अब ये आपको देखिए दिखाया है यहाँ पे पुरापाषाण औजार व हथियार। ठीक है, पुरापाषाण काल स्थल है ये आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा। और अब देखिए यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट जगह है उसको हम देख लेते हैं जो इसमें आपका इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है देखिए इस डायग्राम के माध्यम से भी बताया गया है। अब ये आपको याद रखना है कि 1863 में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के निकट प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है आपका कहाँ पे? तो हथनौरा में। ठीक है। महाराष्ट्र में नेवासा के निकट चिरकी के हाथ, कुल्हाड़ी, खुरचनी व बेधक पाए गए हैं। भारत में पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास हिमयुग में हुआ। इस काल में पृथ्वी का सतह बर्फ से ढका हुआ था। फिर धीरे धीरे लोग धरती पर भी आने लगे। और देखिए पहलगांव कश्मीर में है। लिहर नदी के निकट हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे कौन सी जगह पे क्या प्राप्त हुआ है वो आपका दिया गया है। अब देखिए पोतवार पिंडीदोब पंजाब पाकिस्तान में है ये। हस्त कुंठार व काटने के औजार मिले हैं। हथनोर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के निकट मानव खोपड़ी का प्रथम प्रमाण 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया द्वारा उत्खनन से प्राप्त हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। तो सारा कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है पर यहाँ सारे फैक्ट आपको दिए गए हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश, ये भी इम्पोर्टेंट है। नर्मदा के निकट भोपाल में से 40 किलोमीटर में सबसे पुराना शैलाश्रय निवास यानी मानव निर्मित गुफाओं का घर यहाँ पे मिला है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में शिल्प उपकरण प्राप्त हुए हैं। लोहदा नाला उत्तर प्रदेश में बोलन नदी घाटी में अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पल्लवरम में, मद्रास, चेन्नई में भारत में सर्वप्रथम हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी का प्रमाण मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस, जो आपने स्टार्टिंग से यहाँ पे पढ़ा हुआ है। अतिरम पक्कम मद्रास चेन्नई में है। यहाँ पे हैंड एक्स, क्लीवर और फलक के उपकरण मिले हैं। इसके बाद हम देखें तो गुड़ियाम या मद्रास चेन्नई में है। यहाँ पे फली क्लीवर उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। निवासा व चिरकी महाराष्ट्र में मध्य पुरातात्विक युगीन उच्च कोटि के उपकरण मिले हैं। तो 10,000 ईसा पूर्व के आसपास जो है हिम युग का अंत के साथ साथ अपर पुरापाषाण युग समाप्त हो जाता है। बीच का युग जो है वो मध्य पाषाण युग का शुरुआत होता है। मध्य पाषाण युग हम देखेंगे, अगर छोटा होगा तो हम एक साथ में मध्यकाल और नवकाल दोनों ही करवा देंगे ना।
ज्ञात हो मध्य पाषाण काल शुरू होने से पहले ही अर्थात पूरा पाषाण युग की ही देन है। दक्षिण अफ्रीका में आधुनिक मानव होमोसेपियंस की उपस्थिति 1.5 लाख वर्ष पूर्व जो है मानी जाती। आग की खोज यहाँ पे हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा की उत्पत्ति, अभी तक मानव ने खेती करना नहीं सीखा था, वह शिकार करके ही जीवन निर्वाह करता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस समय पे वो खेती नहीं जानते थे। पूरा पाषाण काल से संबंधित जानकारी के स्रोत केवल उपकरण ही थे। उपकरण के ही माध्यम से सारी जो रिसर्च है यहाँ पे हुए हैं पूरा पाषाण काल में, और किसी भी प्रकार का कोई सोर्स यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाया। इसलिए इस काल की जितनी जानकारी थी वो बहुत सीमित है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं लगाया जा पाया। यहाँ पे कौन कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ, किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग हुआ, यहाँ से सिर्फ एक अनुमान के आधार पे यहाँ पे इतनी जानकारियाँ ही उपलब्ध हो पाई। अब आगे है मध्य पाषाण काल, जिसे हम पशुपालन युग भी कहते हैं। तो ये जो है हम कल देखेंगे। आज हमारा यहाँ तक ही रहेगा। पूरा जो क्लास है आपका, एक एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आपको पता होगा कि पूरा हिस्ट्री आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। तो कंप्लीट देखिएगा, रेगुलर रहिएगा। एक एक चीज़ें करवाई जा रही है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहेगा। और एक बार नोट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। थैंक यू।